अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ख़बर यह है कि शायद इस वक्त तक, ये अनकन्फर्म खबर आपको मैं दे रहा हूँ, शायद इस वक्त तक ईरान का जो डेलीगेशन है वो रवां दवा है मस्कत की तरफ, ओमान की तरफ जा रहे हैं वो, और वहाँ से उन्होंने मॉस्को जाना है। और ये भी इत्तला है जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि जनाब कल सुबह तक किसी वक्त भी जो अमेरिका के वफ्द के अफराद हैं वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ईरान ने, जो मुझे खबरें मिल रही हैं वो ये है कि बराह रास्त अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं जितनी भी अब बातचीत है हम पाकिस्तान के थ्रू करेंगे, हम पाकिस्तान को कहेंगे और पाकिस्तान हमारा मौक़िफ़ आगे रखेगा। और यही फिर अब अमेरिका भी करेगा कि अमेरिका का मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान आगे रखेगा। देखिए, ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि एक आम आदमी की शायद वहम गुमान में भी ना हो, और हम लोग शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान को सडनली अल्लाह ने अपनी आज़ादी के बाद से लेके आज तक ये जो मौका दिया है, ये दूसरी बार हमें मिला। ये दूसरी बार हमें मिला है। पहली बार हमें मिला था जब हमने अमेरिका और चाइना के बीच में सफारती ताल्लुकात को शुरू करवाया था। अमेरिका ने उस वक्त भी हमसे हेल्प ली थी और हमने चाइना को कह के उनके सफारती ताल्लुकात ओपन करवाए थे। और आज एक आप तीसरी आलमी जंग यकीनी तौर पर रुकवाने जा रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज़ के पीछे जो एक जड़ है ना, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम इग्नोर कर जाते हैं कि वजह क्या बन रही है। यानी वो कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसका ये मतलब नहीं गड़बड़ एक रात पहले हुई है, वो तो कई महीने पहले हुई होती है। तो ये जो आज जंग हो रही है इसकी वजह जो है असल में कहीं और जाके ताने बाने इसके मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। और मैंने दो सिर्फ आज अपने मेहमानों का इंतखाब किया है, और दोनों मेरे मेहमान ऐसे हैं जो बैन अल-अक़वामी अमूर पे इंतहाई दस्तरस रखते हैं, तारीख़ के ऊपर दस्तरस रखते हैं, और वो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर ज़रूर मुझसे बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन आपको मैं पहले दिखाऊं कि जब 1948 में इज़राइल आज़ाद हुआ और इज़राइल एक रियासत बना तो इज़राइल किस शक्ल में था, इसे आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा देखें। ये इंतहाई अहम है। ये देखें, आपको राइट साइड पे आप देखें जो आपको ग्रीन एरिया, ग्रीन स्पॉट्स नज़र आ रही हैं, ये इज़राइल था ओरिजिनली। फिर उन्होंने कब्ज़े करना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ ग्रीन बढ़ता जा रहा है वो इज़राइल आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। पहले फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा, फिर और जगहों पे कब्ज़ा, और आज आप उसका नक्शा देखें तो आपको वो एक बड़ा, यानी अभी पहले की साइड निस्बत बहुत बड़ा मुल्क लगता है। अब इज़राइल जो है ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने आज तक इसकी बाउंड्रीज़ की डिमार्केशन नहीं की है, जिसके ऊपर कोई बाउंड्री कमीशन नहीं बैठा। इवन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री कमीशन का इजरा हुआ था, और उस बाउंड्री कमीशन ने बैठकर डिसाइड किया था कि इंडिया क्या है और पाकिस्तान क्या है, कहाँ पे हमारी बाउंड्री ख़त्म होती है, कहाँ पे उनकी शुरू होती है, और कहाँ पे जो एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया, LOC कर दिया गया। तो जैसा चाइना और इंडिया के दरमियान जो लाइन है, जो डिस्प्यूटेड लाइन है, वो LAC है। हमारे और इंडिया के दरमियान जो है वो LOC है। और ये इज़राइल का आप नक्शा देखें, मौजूदा सूरत हाल। अब इज़राइल क्यों बज़ाहिर इन रेगिस्तानों के बीच में हमले कर रहा है और यानी इन बस्तियों को अपने कब्ज़े में ले रहा है, और या इस रेगिस्तान को अपने कब्ज़े में ले रहा है, उसकी क्या वजह है? गाज़ा में ख़ास तौर पे इज़राइल की क्या दिलचस्पी है? गाज़ा में क्यों इतनी वहशियाना बॉम्बिंग हो रही है? लेबनान के वो एरियाज़ जिन पे साउथ ऑफ लेबनान पे वो मुसलसल बमबारी कर रहा है, उसकी क्या वजह है? अब आपको एक और मैं दिखाता हूँ, मैप दिखाता हूँ कि आप देखेंगे इज़राइल के पहले वज़ीर आज़म का नाम था बेन गुरियन। ये याद रखिएगा, इज़राइल के जो पहले वज़ीर आज़म थे वो बेन गुरियन थे, और उनके नाम पे एक कैनाल डिज़ाइन की गई। ये एक कैनाल थी जिसको आज से पता नहीं कितनी दहाइयों पहले इसका नक्शा अमल में आ गया था। और ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं गल्फ़ ऑफ अकाबा से जाती हुई, और वो आगे जहाँ पे जा रही है बिल्कुल ओशन तक, गाज़ा के पूरे बीच में से गुज़रती हुई, ये उन्होंने, क्योंकि सुएज़ कनाल एक ज़माने में इजिप्ट की और इज़राइल की अनबन हुई, उन्होंने सुएज़ कनाल को बंद कर दिया इज़राइली शिप्स के लिए। सुएज़ कनाल तामीर की थी फ्रेंच ने, फ्रेंच इंजीनियर्स ने, और इजिप्ट के लिए वहाँ पे तामीर की थी, और इजिप्ट की जो कमाई है उसका खातिर खा हिस्सा जो है वो सुएज़ कनाल से आता है। तो जब उनके लिए बंद हुई थी 70s में, तो उस वक्त इज़राइल ने फैसला कर लिया कि हमने बेन गुरियन कनाल बनानी है जो गाज़ा के बीच में से गुजरेगी।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें बहुत सा इलाका जो है पथरीला है, चट्टानी इलाका है, पथरीला यानी रेगिस्तान के अंदर जो पथरीला होता है, पत्थर की चट्टानें होती हैं सारी। तो वो गाज़ा के अंदर इतनी हैविंग बॉम्बिंग कर रहे हैं, इतनी हैविंग बॉम्बिंग कर रहे हैं कि उनको कैनाल बनाने के लिए वो पत्थरों को ड्रिल करने की ज़रूरत ना पड़े, वो सारा उसको जो है वो उसका रास्ता बना लेंगे उतनी बमबारी कर करके। और ये सारा जो है आप देखें कि इवेंचुअली वो चाहते हैं कि सुएज़ कनाल जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाए और इज़राइल जो है वो पूरे मिडल ईस्ट के पानी और पानी रिसोर्स और उसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्ट जो समुद्री ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर वो काबिज हो जाए। और इज़राइल जिस जगह बढ़ रहा है, जिस जगह वो अपनी बाउंड्रीज एक्सपेंड कर रहा है, वहाँ आगे वाटर रिजर्वॉयर्स है। ये इंतहाई एक अहम बात है। अब ये मौजूदा जंग जो हुई ये या जिसमें अभी सीज़ फायर है और वो एक्सटेंड हुआ है सीज़ फायर, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नेगोशिएशन टेबल पे अमेरिका और ईरान के दरमियान डिस्कस हो रही हैं वो जंग से पहले का हिस्सा नहीं थी। मसलन जंग से पहले अमेरिका की डिमांड थी कि हमने रजीम चेंज करनी है। जंग से पहले उनका ख्याल था कि हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस उड़ानी है। जंग से पहले यानी ईरान का ख्याल था कि हमने अपने ऊपर सैंक्शंस ख़त्म करानी है। अब ये सारा कुछ जब इनकी लड़ाई शुरू हुई तो अब जब नेगोशिएशंस हो रही हैं तो अमेरिका कह रहा है कि हमें एनरिच यूरेनियम हमें चाहिए, हमने तुम्हारे पास नहीं छोड़ दी, किसी और को भी नहीं देनी। उसके बाद वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने का मतलब है कि वो ईरान ने अभी ब्लॉक किया, दौरान जंग ब्लॉक की है। अच्छा, ना सिर्फ ईरान ने उसके ऊपर ब्लॉकेट किया हुआ है बल्कि उसके ऊपर अमेरिका ने भी नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है। और इस नेवल ब्लॉकेट का मैं आपको बताता हूँ कि नेवल ब्लॉकेट का मतलब होता है इन मिलिट्री टर्म्स एक्ट ऑफ वॉर। ये सीधा सीधा एक्ट ऑफ वॉर है और इसके अलावा कुछ नहीं। और वो ईरान ने भी किया हुआ है और वो अमेरिका ने भी किया हुआ है। यानी मैं दोनों में से किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं आपको एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे। अब स्ट्रेट ऑफ अगर ये जंग और जारी रहती तो इसके इतने खौफनाक नताइज होने थे कि ये एहसास नहीं है हमारे मुल्क में ही अपने काफ़ी तज्जियाकारों को कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इन लोगों ने दिन रात अनथक मेहनत करके ये जो जंग रोकी हुई है और इसको किसी न किसी तरह इसको होल्ड पे डाला हुआ है। इसके आगे जो नताइज होने हैं, खुदा न खास्ता अगर ये आगे बढ़ जाती है तो वो आपके और मेरे वहम गुमान से भी ज़्यादा है। आपको एक दो चीज़ें मैं छोटी छोटी बता देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ देखा आपने अपनी स्क्रीन पे, ईरान ने ऐलान कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बीच में से सारी इंटरनेट की केबल्स गुजरती हैं, पूरे जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करती हैं आपस में। पूरा मिडल ईस्ट है, एशिया, यूरोप है। खैर हमें तो आदत है, हमारा तो केबल इंटरनेट हर वक्त डाउन होता है। लेकिन ईरान ने कहा था कि हम आप ये केबल्स काट देंगे। अब कैसे काटेंगे आपको मैं दिखाता हूँ ये केबल्स कहाँ से जा रही हैं। आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें आपको नज़र आएगा कि इंटरनेट की केबल्स जो हैं वो गुजर रही हैं और ईरान ने धमकी दी थी कि हम इनको उड़ा देंगे। नहीं, ये गलत स्लाइड चला रहे हैं। एक्चुअली मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद में, मेरी टीम बैठी हुई है लाहौर में, तो ये प्रॉब्लम हो रही है बस कम्युनिकेशन में। आप ये देखें ये केबल्स जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर से जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक शैलो वाटर है, ये डीप वाटर नहीं है। यहाँ पे इतना शैलो है कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स नहीं जा सकते, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं जा सकते। और यहाँ पे जाने के लिए ईरान ने मिजेट सबमरीन्स बनाई हुई हैं। दोबारा आप देखें अगर ये केबल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो पूरा बैंकिंग निज़ाम जो है मिडल ईस्ट का वो उड़ गया, इंडिया का उड़ गया, पाकिस्तान का तो वैसे ही खड़ा हुआ है। हमारे तो वो एक मछली आती है पागल, वो हमारा वो केबल को चक काटती है और हमारा तो इंटरनेट डाउन हो जाता है। लेकिन आगे यूरोप भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, अफ्रीका। आप सोचें मालियाती तौर पे पूरी दुनिया का कबाड़ा हो जाएगा। फिर हूतीज़ ने ऐलान कर दिया कि अब अगर अटैक हुआ ईरान पे तो हम बाबुल मंदब बंद कर देंगे। बाबुल मंदब क्या है? बाबुल मंदब अगर आप अपने नक्शे पे देखते हैं तो बाबुल मंदब वो एरिया है जो यमन और जिबूती के बीच में एक बड़ा नैरो गैप है। ये तकरीबन 70 किलोमीटर का गैप है। और नहीं, यमन दिखाएं जी, यमन दिखाएं, जिबूती दिखाएं और आगे सोमालिया वगैरह जी, ये वाला। अब ये इतना नैरो गैप है, पूरा सऊदी अरेबिया का जो ऑयल है वो यहाँ से निकल कर आता है और यानी इन जगह इन रास्तों से निकल कर वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इसको हूतीज़ ने ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करना बड़ा आसान है क्योंकि 70 किलोमीटर आपका होता है। इधर बैठ के अगर कोई
गुलेल से भी मार रहा है तो इधर से जहाज नहीं गुजर सकता। ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उन्होंने 500% इंश्योरेंस ज़्यादा कर दी, तो यहाँ पे पता नहीं लाख % उन्होंने कर देनी थी ज़्यादा। तो जब वो जहाज रुक गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक गया, केबल डिस्कनेक्ट हो गई, पूरी दुनिया का मालियाती निज़ाम जो है वो खड़ा हो गया आके। और ऐसे ममालिक जिनको हम देख रहे हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, इवन इंडिया है, वो LNG उसकी टोटल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है, हमारी भी आ रही है, लेकिन अब हमने सेंट्रल एशिया से भी लेनी शुरू कर दी है। तो यानी इनकी इकॉनमीज हैं वो फटर हो गई। साउथ कोरिया के पास तो अब चंद हफ्ते का रिज़र्व रह गया था, और जापान के पास जो है वो 2 महीने का रिज़र्व था। अब अगर 1 महीना ये जंग खुदा न खास्ता और चलती तो ये जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं ये उड़ गई। जब ये उड़ती हैं तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, फिर सारे जाते हैं, साथ ही रगड़े जाते हैं। ऑलरेडी दुनिया की इकॉनमी का हाल ये है कि $100 ट्रिलियन का GDP है पूरी दुनिया का, और $300 ट्रिलियन का डेफिसिट है वर्ल्ड का। जैसे हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं ना अक्सर, हमारे कुछ एंकर्स को शौक है पाकिस्तान की मिसालें देने का, लेकिन पूरी दुनिया का ये हाल है कि $300 मिलियन का कर्जा या डेफिसिट है, और $100 मिलियन उनकी आमदनी है, GDP है। तो जब इकॉनमीज यानी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, 7th लार्जेस्ट इकॉनमी जब ये खड़ी हो गई तो आप सारे जो है वो टाइम फेस हो गए। ऊपर से ये सारी प्रोडक्शन कहाँ पे जा रही है? चाइना जा रही है। तो चाइना अगर इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, चाहे उसका 4 महीने का रिजर्व हो, 5 महीने का रिजर्व हो, बट एक स्टेज है ना, हातिम ताई की भी कुएं में पानी एक हद तक है ना, जब आप निकालते रहेंगे तो वो ख़त्म होगा, तो वो उसने भी रुकना है, तो सडनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई हो जानी है। और ये इवन पेन पेंसिल वगैरह हम जो अपने घरों में रख के बैठे हुए, जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये इनकी कीमतें जो है स्काई रॉकेट कर गई। अब ये देखें बाबुल मंदब जो है इतना इम्पोर्टेंट है। अब ईरान ने एक और डिमांड कर दी है कि जितने भी बेसेस हैं अमेरिका के मिडल ईस्ट में, अमेरिका उनको ख़त्म करे। तो ये तो नहीं ख़त्म होते, लेकिन बहरहाल कई जगहों पे बेसिस में मिडल ईस्ट को प्रॉब्लम पड़ गया। मिडल ईस्ट को प्रॉब्लम पड़ गया क्योंकि अब उनको पता चल गया कि देखें, जैसे मिडल ईस्ट के कई ममालिक हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को एक USP रखी। USP है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, के एक चीज़ जिसकी वजह से आप कहें कि जी ये मेरा मुल्क काबिल कबूल है लोगों को, वो USP है ट्रस्ट की, फेथ की, कि हमारे मुल्क में कभी फड्डा नहीं होना, हमारे मुल्क में झगड़ा नहीं होना, हमने टैक्स नहीं तुमसे चार्ज करना, तुम्हारी कमाई कमाई है, यहाँ पे कमाई कमाई है, और कमाल का लाइफस्टाइल है। वो ट्रस्ट फैक्टर उड़ गया वहाँ से। जब वो ट्रस्ट फैक्टर उड़ गया तो ये बेसिस जो हैं, जो उन अरब ममालिक ने अपने ममालिक में बनाए हुए हैं, ये उनको अपने ऊपर लाइबिलिटी नज़र आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इन्होंने पहले ही रोना शुरू कर दिया। मसलन एक UAE ने जाके कहा कि हमारी करेंसी स्वैप कर दो, वो करे ना करे, लेकिन करेंसी स्वैप करने का मतलब है कि UAE की अपनी करेंसी जो है दिरहम, वो किसी को अब काबिल कबूल नहीं रही, वो एक्सेप्टेबल नहीं रही, हालांकि वो डॉलर से फिक्स्ड है 3.67 के ऊपर। अब अगर अमेरिका उसको स्वैप कर देता है वेल एंड गुड, नहीं स्वैप करता है दैट इज बिटवीन द टू ऑफ देम, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि करेंसी का जब ये हाल हो रहा है तो इकोनॉमी का आगे क्या होना है, इसका मतलब DFI नहीं आनी। और अगर इस तरह से बमबारी होती रहनी है, ल्यूक वार्म सीज फायर होता है और परमानेंट सीज फायर नहीं होता, तो फिर वो एक 2 धारी तलवार ऊपर लटकी हुई है, तो टूरिज्म उड़ गया। जो UAE का नुकसान है एग्जैक्टली वही नुकसान इजराइल का, क्योंकि इजराइल की भी आमदनी 3 चीज़ों की है। एक है उसका टूरिज्म, खासतौर रिलीजियस टूरिज्म, दूसरा है उसका DFI, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उस इजराइल की एक जो बचत है वो ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो टेक प्रोडक्ट्स में है, कि मुख्तलिफ टेक कंपनीज में, टेक प्रोडक्ट्स में पूरी दुनिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनकी वहाँ से उनके रिटर्न्स आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो पाकिस्तान का रोल है, जिसको अक्सर लोग समझते नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से अल्लाह ताला वो काम करा रहा है जो सदियों में अल्लाह ताला ने किसी किसी को इज़्ज़त देने के लिए उससे ये काम करवाने होते हैं। और अब आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हुकूमत इसमें जितनी अनथक मेहनत करे, हमें तो अपनी तकलीफ़ें नज़र आती हैं कि ये सड़क ब्लॉक हो गई है, या ये यहाँ पे रेड जोन पे हमें क्यों रोका जा रहा है, या हमारा रेस्टोरेंट क्यों बंद हो गया, या हमारा थोड़ा डीजल क्यों महंगा हो गया। लेकिन जो पाकिस्तान काम कर रहा है, ये आने वाले दिनों में हमारी नस्लें जो हैं अपना सर फ़ख्र से उठा के चलेंगी कि और कहेंगी लोगों को अल-लदान के आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी।
मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं और हमारे एक शफीक मोहसिन के साहबजादे हैं जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल, सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान के, और अहमद हसन अल अरबी हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। और मैंने अहमद हसन साहब के साथ ज़्यादा प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन मैं इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनकी बातें सुन के। इनमें बड़ी डेप्थ है जो हमारे अक्सर एनालिस्ट में नहीं है। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल, सारे तनाज़े की जड़ इज़राइल, सारे मसले का जड़ इज़राइल, और इज़राइल की बाउंड्रीज ही नहीं डिफाइंड, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत। इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग यू। और ये वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में बहुत ही कम किसी ने, बल्कि शायद कोई भी ये बात नहीं कर रहा। एंड आई विश कि मैं ये सोचता था कि कोई ये करेगा। तो चलें, आज अल्लाह ताला ने ये मौका दिया और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, क्योंकि आप ये भी देखिए कि जो प्रोफेसीज है उसके मुताबिक कि आखिरी जो जंग है वो यहूदियों के साथ होगी। वो कहीं हिंदुओं के साथ नहीं लिखा, वो किसी और के साथ नहीं, बल्कि यहूदियों के साथ होगी। और पत्थर पुकारेंगे, दरख्त पुकारेंगे, झाड़ियां पुकारेंगी कि ऐ मोमिन, मेरे पीछे यहूदी बैठा हुआ है। तो ये आप देख लीजिए कि आपने जो बात कही है उसमें बड़ा वजन है, और ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये बात उनको भी पता है अच्छी तरीके से। दूसरी जानिब आप देखें कि जो इसराइल है वो भी एक नजरिए की बुनियाद पे कायम हुआ। कनेसेट के ऊपर बकायदा उसका माथे पे लिखा हुआ है, और पाकिस्तान के जो असेंबली है उसके माथे पे भी कलमा तैयबा लिखा हुआ है। तो ये एक जो आइडियोलॉजिकल हमारा एक मामला है, ये एक बड़ी अहमियत रखता है। दूसरी जानिब जो आपने ये बात कही, देखें ये जो खास किस्म के बम इस्तेमाल किए गए, क्योंकि ये पथरीली जमीन है सारी गाजा के अंदर, और इसको जाहिर है ये चाहते थे कि इतनी बमबारी की जाए कि उसके अंदर दो फायदे, एक तो उनका वहाँ जो जेनोसाइड है वो हो जाए, वहाँ के लोग खाली होके निकल जाएं, और दूसरा ये है कि जब उन्होंने ये केनाल निकालनी हो तो फिर उसके लिए वो जमीन हमवार हो जाए और नरम पड़ जाए, ताकि वो आसानी से ये केनाल निकाल सकें। देखें ये दुनिया जो है ना, ये हमने देख लिया खासतौर पे गजा के मामले के ऊपर, कि दुनिया जो थी वो एक इकोनॉमिक एनिमल बन के रह गई। और यहूदियों का तो आपको पता है कि वो दुनिया का तमाम पैसा लेना चाहते हैं। ये एक ऑल्टरनेट बिल्ड करना चाह रहे थे कि किसी सूरत जो है हम डायरेक्ट दुनिया का तमाम कारोबार समेट के अपने पास ले आए। अब इसमें जो तीन चीजें बड़ी अहम हैं कि आखिर क्या वजह है कि तमाम आबनाएं इस टाइम पे अंडर अटैक हैं। एक तो जो आपने देख लिया कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है जिसके ऊपर बात की जा रही है, बाबुल मंदब की आपने बात की, एक तीसरी आबनाए मलाका भी तो है जहां तकरीबन चाइना को जो जाने वाला 80% ट्रेड वहां से होता है। 900 किलोमीटर का ये इलाका है, और इसके ऊपर इंडोनेशिया ने हालिया ये कहा है कि हम इसके ऊपर 2 दिन कबल कि हम इसके ऊपर टैरिफ आयद करेंगे। अब ये जो चीज है ये एक बड़ा इंडिकेट कर रही है कि अमेरिका ने जब ये देखा कि जंग तो खत्म हो गई है, बात तय हो गई है, हमारे फील्ड मार्शल, अब ये देखिए कितना बड़ा एक किरदार है कि वो एक तनहा शख्स गए, उन्होंने ईरान में 3 दिन कयाम किया, जो सुपर पावर अमेरिका ना करवा पाया, जो न्यूक्लियर पावर इसराइल ना करवा पाया, उन्होंने जाके वहां आबनाए हुर्मुज खुलवा दी। दिस वाज द फ्रेंडली एंड ब्रदरली जेस्चर बाय ईरान टूवर्ड्स पाकिस्तान, आई वुड से। और उसके बाद ये अब जब खुल गया तो फिर तो मामला तो खत्म हो गया था, फिर ब्लॉकेट करने की क्या जरूरत थी? इसलिए क्योंकि अमेरिका के थिंक टैंक्स ने, ब्रुकिंस ने और पीयू कॉर्पोरेशन ने, रैंड कॉर्पोरेशन ने और ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट ने ये सोचा कि जनाब यहाँ तो मामला कुछ और है, ये तो दुनिया की हम चोक पॉइंट्स के ऊपर बैठ जाएंगे, और अगर हमने चाइना को कर्टेल करना है उसकी पावर्स को, तो इकोनॉमिकली उसको जो है हम उसकी जो सप्लाई लाइन है उसको चोक कर दें। और यही वो करना चाहते हैं इस सारे के अंदर, क्योंकि 2024 और 25 के अंदर जो उन्होंने अपनी नेवल एक्सरसाइजेज इंडोनेशिया के साथ कंडक्ट की, और साथ ही नेबरिंग कंट्रीज से अपने एरियल उन्होंने रास्ते मांगे कि अगर हमें जरूरत होगी तो आप हमें फजाई रास्ते प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली चाइना को आइसोलेट करना है, लेकिन चाइना को इस बात का बखूबी आज से नहीं बल्कि पहले से पता है। इसको कहते हैं, ये नाम है इसका मलाका डायलेमा।
मलाका डायलेमा के नाम से ये बात जानी जाती है, और मलाका डायलेमा के अंदर सदर शी जिनपिंग इसके ऊपर बखूबी वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने ऑल्टरनेट रूट्स डेवलप करना शुरू किए। लेकिन क्योंकि सी रूट्स जो है वो सबसे सस्ते हैं और ज्यादा उसके अंदर बड़ी तादाद में आता है, जबकि दूसरे जो ऑल्टरनेट रूट हैं उसके ऊपर टाइम लगता है। तो मेरी गुजारिश इसके अंदर आखिरी ये है कि इसमें आप देखें कि ये जो अब जंग चल रही है, इसके अंदर अमेरिका कुछ मजीद हासिल करना चाह रहा है। ईरान के साथ ग्राउंड रियलिटीज आपको भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। लेकिन क्योंकि जब तक अमेरिकी सदर के जिस्म जो कि अमेरिका का बना हुआ है उसमें इसराइली दिल धड़कता रहेगा, वो शरारत करने पे मजबूर हो जाएगा। और वो शरारत क्या होगी? ताकि अमेरिका की ताकत को इस खित्ते के अंदर डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किए जाए। और देखिए, अगर कुएं खुश्क होंगे तेल के, जो कि आबनाए हुर्मुज की बंदिश की वजह से ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन तेल के कुएं खुश्क होंगे, तो क्या वो सिर्फ ईरान के होंगे? क्या कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई के नहीं होंगे? तो वो जो अमेरिका ये सोच रहा है वो इसलिए गलत सोच रहा है कि उसको जो पैसा देते थे जो ममालिक, वो अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जैसे आपने खुद भी कहा कि उनका बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है ऑलरेडी, और सबसे ज्यादा यूएई हिट हुआ है, टूरिज्म की भी वजह है, दीगर जो मामलात हैं। ऐसी सूरत के अंदर वो अगर ज्यादा देर यहाँ रहेंगे और इस आबनाए हुर्मुज को आपको चोक रखेंगे, तो नतीजा भयानक होगा अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर और इस रीजन और उनके एलाइज के ऊपर। अहमद हसन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बात मैं ऐड कर दूं अब्दुल्ला साहब की बात पे, इसलिए चाइना इतना कीन है BRI को ख़त्म करने के लिए और CPEC इनिशिएट करने के लिए। प्लीज़ पाकिस्तानियों को अपनी आर्गूमेंट में ये भी समझाइएगा कि CPEC क्यों हमारी लाइफलाइन है और इसको हमने बनाना है। बस जिस तरह हमने एटम बम बना लिया सब ने मिलकर, CPEC और BRI को भी हमने कंप्लीट करना है। अहमद जी, बहुत शुक्रिया वश साहब, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, और जिस तरीके से इस सारे जो जड़ है इस सारी का, जब ये कहा जाता है दैट इसराइल इज़ द डैगर इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम, तो उसके बिल्कुल जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आजकल की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए। देखिए, लेकिन इस मामले में इस वक्त जो सारी चेंजेस चल रही है उसमें मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने अगर अमेरिका को देखें, अमेरिका इस यूनिपोलैरिटी के अंदर, अमेरिका इज द सोल सुपर पावर इस यूनिपोलर सिस्टम के अंदर। और अभी ये जो यूनिपोलैरिटी है ये फेड आउट हो रही है और इसकी जगह इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी आ रही है। इसके साथ साथ आप पिछले 100 साल 200 साल अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका हमेशा से दुनिया में एक रिस्ट्रिक्टेड पावर रही है। वो आम तौर पे जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बहुत कैलिब्रेट करके उसमें शामिल होती है, या ज़्यादातर तो हिस्टोरिकली वो शामिल होती ही नहीं रही। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 पे बाकायदा किताबें लिखी गई कि अमेरिका इन जंगों में कब शामिल होगा, बिकॉज बहुत लेट अमेरिका आया। इवन यहाँ जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन आया तो बहुत लेट अमेरिका ने इसके अंदर सपोर्ट। सो अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी जो रही है और उनकी जियोग्राफिकली भी वो थोड़े आइसोलेटेड रहे हैं। लेकिन 1995 ऑनवर्ड्स अमेरिका के अंदर हमेशा से एक लॉबी मौजूद रही है जो ये चाहती रही है कि अमेरिका की पावर का इस्तेमाल किया जाए पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, 1995 ऑनवर्ड्स, 97 और 99 ऑनवर्ड्स एक अमेरिकन थिंक टैंक मंजर आम पे था, पहले का मौजूद लेकिन मंजर आम पे आता है, जिसको अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट कहते हैं। और वहां पे एक शख्स होता है जिसको प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वाकिफ ही नहीं है उससे। उस शख्स का नाम था रिचर्ड बर्ड, और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पुराने जो हैं उनके एडवाइजर रहा हुआ है। तो वो शख्स एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं जॉन पिल्गर, उसको इंटरव्यू देता है और कहता है कि एक टर्म इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है टोटल वॉर। और वो कहता है कि हमें 1, 2 या 3 मुल्कों पे आहिस्ता आहिस्ता अटैक नहीं करना, हमें पूरे जो मिडल ईस्टर्न थिएटर है इसके ऊपर अटैक करना है और हमें यहाँ कंट्रोल एक्सर्ट करना है अगर हम प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी, मतलब अगले 100 साल अगर हम दुनिया पे रूल करना चाहते हैं। और वो कन्विंस करता है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को और अमेरिकन गवर्नमेंट को उस वक्त कि हमने ये पॉलिसी लेके चलनी है। तो पहली दफा इस तरीके से अमेरिका डिफरेंट मिडल ईस्ट के अंदर लेके आता है। जो उसके अटैक करने का मकसद होता है वो कंट्रोल ओवर ग्लोबल ट्रेड रूट्स, कंट्रोल ओवर ग्लोबल रिसोर्सेज, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कंटेनमेंट ऑफ रशिया, और इस तरह के 2 और ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनको मिला के टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो अटैक है। सो अभी जब ये सारी चीजें चल रही हैं, इसमें हो ये रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी भी ड्रेन हो रही है। $38 ट्रिलियन का अमेरिका मकरूज है। अमेरिका में होमलेसनेस अपनी तारीख में सबसे ज्यादा है, जॉबलेसनेस अपनी तारीख में सबसे ज्यादा है, अमेरिका में ड्रग एडिक्शन अपनी तारीख में सबसे ज्यादा, और अमेरिकन पब्लिक और पॉलिसी सर्कल्स के अंदर वो लोग जो हमेशा से इस पॉलिसी के खिलाफ रहे हैं वो बहुत ज्यादा होमलेसनेस भी बिल्कुल होमलेसनेस भी सबसे ज्यादा है।
बिल्कुल होमलेसनेस। वो टकल कार्लसन कहता है ना कि मैं वॉशिंगटन के वो जो ट्रेन स्टेशन है वहां से व्हाइट हाउस तक जाता हूं तो मुझे जितनी होमलेसनेस नजर आती है उतनी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी वॉशिंगटन के अंदर। फिलाडेल्फिया की गलियां ऐसे हैं जैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया, ड्रग एडिक्ट्स के पास रहने की मैंने जगह नहीं है, वो मैंने सड़कों के ऊपर। वॉशिंगटन स्टेट देखी है, और आपकी सोच है कि वहां पे क्या कंडीशन है। बिल्कुल। वो अब बात अमेरिकन ये कर रहे हैं जिसको स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट कहते हैं। अमेरिका ये मल्टीपोलैरिटी दुनिया के अंदर देखते हुए वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी पावर और रिसोर्सेस को मिडिल ईस्ट से निकालें और निकाल के वापस अपने घर में लगाएं, और इसका नाम है अमेरिका फर्स्टर्स। और इसी को कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और यही अमेरिका का पॉपुलर सेंटिमेंट है, और इसी पॉपुलर वेव को राइड करके डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में आए। प्रॉब्लम ये है अभी भी इनका जो इस साल का 2026 का 25 के जो इनके नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स आते रहे हैं उसमें भी इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि मैं मॉनरो डॉक्ट्रिन की तरफ वापस जाना चाहता हूं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर हम अपना कंट्रोल एजर्ट करना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि हम मिडिल ईस्ट से निकलना चाह रहे हैं। 2021 ऑनवर्ड्स बाइडेन के दौर में भी अमेरिकन ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम ज्यादा इन्वेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं करेंगे। अब यहां पे बेसिकली प्रॉब्लम आता है इसराइल को। कायदे आजम ने कहा था 46 में कि इसराइल के पीछे से बरतानवी और अमरीकी सपोर्ट निकाल दो, मैं देखता हूं ये कितनी देर कायम रहती है। ये क्रिपल स्टेट है, बैसाखियों के ऊपर खड़ी। एक बैसाखी ब्रिटिश एम्पायर थी जिसने इसको एस्टैब्लिश किया, दूसरी यूएस है। अब एक बैसाखी पहले निकल चुकी थी, अब यूएस भी अपनी पावर पुल करना चाह रहा है। इस वजह से इसराइल किसी तरीके से चाहता है कि किसी शेप और फॉर्म में अमेरिका इसी रीजन के अंदर रहे। ग्राउंड के ऊपर इनकी सपोर्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स के अंदर अभी भी इसराइली लॉबी काफी ज्यादा स्ट्रेंथेंड है, 100 साल से मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। ठीक है, इसी और वजह वो से ये सारे कितनी स्ट्रेंथेंड है उसका लोगों को आइडिया नहीं है अभी। एक बात मैं बताऊं, अहमद हसन साहब जो जिक्र कर रहे थे वो उसको मैं आगाज यहीं से करना चाहता हूं, वहीं से करना चाहता हूं, उसी बात से, इजराइल के इन्फ्लुएंस के ऊपर। आप देखें कि आप बहुत देर से सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाराज है नेटो से, और बार बार कह रहे हैं नेटो ने हमें कुछ नहीं दिया, हम नेटो के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, नेटो आके हमले क्यों नहीं करता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्यों नहीं फ्री कराता। बेसिकली उनको भी पता है कि नेटो क्या है क्या नहीं है। फिर अपना जब ग्रीनलैंड की बात हो रही थी तो यही बात लोग कह रहे थे कि जी अगर आप ग्रीनलैंड के ऊपर इस तरह की बातें करेंगे तो नेटो टूट जाएगा। नेटो का एक है आर्टिकल 5 जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका, उस आर्टिकल 5 में यह है कि जी अगर एक नेटो कंट्री के ऊपर हमला होता है तो वो हर नेटो मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर होगा, तो सारों को उसके ऊपर उसका दिफा भी करना है और दूसरे पे हमला करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आर्काइव में मुझे मिल जाए, मैं एक इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म की स्पीच आपको सुना के देता हूँ, यानी उसके क्लिप सुनवाता हूँ, जिसपे वो बार बार कह रहे हैं कि तुर्किया जो है ये हमारा अगला ईरान है। तो तुर्की जो है ये नेटो का मेंबर कंट्री है, तो अगर तुर्की पे इजराइल हमला करता है तो तमाम नेटो ममालिक के ऊपर ये फ़र्ज़ होगा कि वो इजराइल से उसका दिफा करें और इजराइल के ऊपर काउंटर हमला करें उसके, क्योंकि उसने ये हमला किया। तो अगर उससे पहले अमेरिका निकल जाएगा वहाँ से तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं रहती। ये है जूइश लॉबी। मैं वो क्लिप आता है तो वो उसी वक्त सुनाता हूँ, बट अब्दुल्ला गुल आप बताएं इस पर मैं क्या सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। नहीं, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि देखें जैसे अहमद साहब ने बात कही है, देखिए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है, और इसका तो इजहार खुद 3 सितंबर 2025 को सदर शी जिनपिंग ने अपनी जो चाइनीज स्पेक्टेकुलर मिलिट्री परेड थी जिसके अंदर बाकी भी कंट्रीज को बुलाया था, उसके अंदर वादे कर दिया था कि दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रही बल्कि मल्टीपोलर हो चुकी है, और आज हम दुनिया को देख रहे हैं। देखें 1890 के बाद जब अमेरिका ने जो उस टाइम पे दुनिया की तकरीबन 35% इकोनॉमी को संभाल रहा था, प्रोडक्शन को संभाल रहा था, तो उस टाइम पे हालात कुछ और थे। बर्तानिया को छोड़ के वो नंबर 1 इकोनॉमी बन गए थे। लेकिन अब जो पिछले साल जो ग्रोथ रेट्स आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। गो के अमेरिकन इकोनॉमी अभी भी नंबर 1 है, लेकिन 5% ग्रोथ रेट था चाइना का और 2.2% था अमेरिका का। इसलिए अब ये जो मामला है ये एक इकोनॉमिक फाइट ज्यादा बन चुकी है, और जिस तरह से आपने नेटो का कहा या ग्रीनलैंड की बात की, तो वो बुनियादी तौर पे वही चोक पॉइंट्स है ना जिनको वो
देखना चाह रहे हैं। अब कनाडा को देखें, अमेरिका ने अपने तमाम पड़ोसी नाराज कर लिए, कनाडा को नाराज कर लिया, मैक्सिको उससे नाराज हो गया, जो उसका सबसे बड़ा यूरोप इत्तेहादी था उसको नाराज कर लिया, जो उसका रिलीजियस जो जहां उसका बैकिंग मिलती थी, पोप लियो को उसने गालियां निकालना शुरू कर दी। तो ये तमाम बातें आखिर दिस शोज कि कहीं ना कहीं जो इजरायली मामलात हैं वो बहुत ज्यादा इनके ऊपर जिसको कहते हैं जरूरत से ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसमें शायद उनको एप्स्टीन फाइल की जो आवाजें हैं बच्चियों की वो भी सुनाई दे रही हों, उनको जो उनका जाती कारोबार है कहीं ना कहीं वो भी नजर आ रहा है। और फिर जिस तरह से ये तेल की प्राइसेस में उतार चढ़ाव आया, जिसके अंदर मुख्तलिफ ट्वीट्स के जरिए दुनिया तो ये बात भी कर रही थी कि इससे अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनके जो क्लोज एलाइज हैं वो इससे फायदा उठा रहे हैं, जिसमें रह रहे जैरेड कुशनर वगैरह, स्टीव विटकॉफ जो है वो शामिल हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप ये देखिए तो दुनिया जो है वो ऑलरेडी जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से निकलकर एक सदर्न ग्लोब की तरफ जो है वो जा रही है। और अगर ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो इसके अंदर पुराने असूल नहीं चलेंगे, क्योंकि पुराने असूल जो थे जिसके तहत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी, उसके अंदर IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF वगैरह बनाए गए थे, वो इलीगैलिटीज को लीगैलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए बनाए गए, वो उनके अनलॉफुल कमांड्स को लॉफुल बनाने के लिए बनाए गए थे। इसलिए दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा चुकी है। और अमेरिका क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, अपनी उस जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ा हाथी है, उसकी जान निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सोवियत यूनियन की बात फर्क थी। सोवियत यूनियन का मसला यह था कि सोवियत यूनियन की एम्पायर इन सारे इलाकों के अंदर जुड़ी हुई थी, लेकिन लोगों का कैलकुलेशन यही कहता था कि 50 साल लग जाएंगे इसको डिसइंटीग्रेट करने में। लेकिन आज जो ये आप देखें कि जो सबसे बड़े उनके अमेरिका के साथ खड़े हुए थे, जो जिसमें इटली था, जिसके अंदर स्पेन था, आज स्पेन के जो वजीर आजम है पेड्रो सांचेस, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसराइल को जो एसोसिएटेड मेंबर हैं जो यूरोपियन यूनियन के साथ, उनको उससे निकाल दिया जाए। तो क्या ये स्पेन की अपनी सोच है या यूरोप की बाकायदा पूरी सोच है? और अभी जो 30 कंट्रीज के नुमाइंदगान जो बैठे थे बर्तानिया के अंदर 22 अप्रैल को 2 दिन की बैठक थी, उसके अंदर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला किया और यही मेरे ख्याल में इंतजार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, शायद वो कोई बढ़कर कोई ऐसी बात करें। उन्होंने ये कहा, जो जर्मन एडमिरल थे जो बाद में जो बने क्या इसका नाम है यूरोपियन यूनियन के सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे, उन्होंने ये कहा कि जनाब हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, अगर पहले ईरान और अमेरिका अपने मामलात सिफारती सतह पर जब ठीक करेगा, फिर हम अपने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको वहां भिजवाएंगे, ताकि जो उन पे ड्रोन हमले हैं या उनके ऊपर कोई हमला होता है उसको हम जरूर रोकेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई सेल्फ इनिशिएट नहीं करेंगे। ये वो तमाम चीजें हैं जिनको हम देखें तो हमें पता चलता है कि मामलात अमेरिका के हाथ से आए दिन जो है वो निकल रहे हैं। और अब दे आर अ स्ट्रगलिंग सुपर पावर, they are not enjoying the status of the sole superpower today. Otherwise वो दुनिया को अभी तक तो मेरे ख्याल में जो जिस तरह वो बुल इन चाइना शॉप होता है ना, ऑलरेडी हम उसके चीजें देख रहे हैं, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में उनके हाथ से निकल गया है। For the moment, अहमद, the Jewish influence, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी टर्की की, अब what can you add to it? जी, आई एग्री। टर्की के बारे में जो इस वक्त बात की जा रही है, फिर नेतन्याहू ने जो हेक्सागन अलायंस की बात की, फिर इन्होंने जो कहा कि हमारे खिलाफ एक अलायंस बन रहा है मुसलमानों का। देखें, इसराइल इज द ओनली एंटिटी, इसको हम तो नेशन कौम मुल्क भी नहीं मानते, बट इट्स एन एंटिटी जो कि अपनी एग्जिस्टेंस की जो लेजिटिमेसी है, वाहिद है ये दुनिया में जो अपनी एग्जिस्टेंस की लेजिटिमेसी सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव से ड्रॉ करती है। और वही जो इनकी पाइपलाइन है, सप्लाई लाइन है, जो चोक लाइन है, जो इनको फाइनेंसेस अमेरिका से आ रहे हैं, उसको जस्टिफाई करना है या
ओपिनियन को उसके अराउंड रैली करने के लिए भी वो नैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं। नैरेटिव क्या आजकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमेशा पिछले 70 साल 48 ऑनवर्ड से यही नैरेटिव है कि अगर अमेरिका ने हमें सपोर्ट ना किया तो पूरी मुस्लिम दुनिया तो हमारी दुश्मन है, हमें तबाह करना चाहती, हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे हमें अगर अमेरिका ने सपोर्ट ना किया। सो इसराइल को हमेशा एक दुश्मन चाहिए होता है उस सारे फाइनेंस को जस्टिफाई करने के लिए जो वो अमेरिका से ले रहा है। लेकिन अगर आप एक लार्जर जियोपॉलिटिकल ओवरव्यू देखें तो कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वायरमेंट, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। सिर्फ मैं ज्यादा नहीं, पिछले 2000 साल की अगर आप बात कर लें तो 2000 साल में कुछ चीजें हैं जो पहली दफा इस दुनिया में 1950 ऑनवर्ड्स या 40 ऑनवर्ड्स हुई है। नंबर वन, पिछले 2000 साल में दुनिया कभी भी यूनिपोलर नहीं रही। ये एक अनोमली थी जो पिछले 20 से 25 साल के लिए दुनिया यूनिपोलर हुई है, वरना दुनिया हमेशा से मल्टीपोलर ही रही है। नंबर टू, दुनिया में कभी भी नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आया जिसमें हमेशा तो नहीं रही यार। अपना रोमन्स के जमाने में नहीं थी, बाइजेंटाइन के जमाने में नहीं थी, इवन एंशिएंट पर्शियन के जमाने में नहीं थी, कभी भी नहीं रही। आई मीन मल्टीपोलर तो नहीं थी। उस वक्त और कोई था ही नहीं उनके सामने, इजिप्ट था और इजिप्ट को उन्होंने सब्जुगेट कर दिया था। नहीं मुश्ताक, दुनिया या बाइपोलर या मल्टीपोलर रही है, कभी भी यूनिपोलर नहीं रही, मैं ये कह रहा हूं। तो यूनिपोलैरिटी जो है इस वक्त अमेरिका जब यूनिपोलर रही है, मैं यही तो कह रहा हूं कि रोमन्स नहीं थे, बाइजेंटाइन नहीं थे, इवन ऑटोमन्स आप ले लें। रोमन्स के साथ पर्शियंस भी थे, बैजेंटेनियंस के साथ बाकी एम्पायर्स भी थी। दुनिया कभी भी यूनिपोलर नहीं रही हिस्टोरिकली। अभी आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, जरा इसको अपनी स्क्रीन पे देखें अहमद, ये जल्दी से अपनी स्क्रीन पे देखें एंड शो इट टू यू कि ये क्या है। यहाँ पे एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ ऑन योर स्क्रीन अबाउट ऑयल एंड जियो पॉलिटिक्स। आप ये देखें कि वेनेजुएला का तेल कहाँ जा रहा है, किस इंजन में से, वो जा रहा है चाइना। ईरान का तेल कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है चाइना। रशिया की गैस, सऊदी अरेबिया का तेल, ये कहाँ पे जा रहा है, चाइना। और ये सारा जो पावर हाउस है, जो मैंने अपने इंट्रो में आपको एक बात बताई थी, ये चाइना को फंड कर रहा है। तो अगर इन जगहों पे जंगें रहती हैं और प्रोलॉन्ग जंगें रहती हैं तो बड़ी अदब के साथ जनाब अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़र्क चाइना को पड़ता है। और इसीलिए चाइना इसमें बड़ा एक्टिवली इस वॉर में हमें नज़र आया। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ईरान ने जो मिसाइल्स यूज़ किए वो क्या थे, यानी वो 10 महीने पहले जब ईरान ने मिसाइल यूज़ किए थे तो वो कहीं का कहीं जाके गिर जाता था, जैसे सद्दाम हुसैन के स्कड मिसाइल थे। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़ अपना कि बेदू सैटेलाइट जो है वो इनके मिसाइल्स को हेल्प कर रही थी। और ये हर मिसाइल के अंदर एक चिप लगी हुई है जिसे आप जीपीएस कहते हैं। हम ये जीपीएस तो नहीं, ये तो बेदू गाइडेंस थी। ये गाइडेंस चिप है जो माइक्रो लेवल पे जाके उनको एक्यूरेसी दे रही है, और इसलिए उन्होंने इतनी तबाही मचाई वहाँ पे जाके। सो ये जो वॉर है अब ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चल गई है। दिस इज़ प्रो और अगेंस्ट चाइना। मैं तो इसको इस तरह से ले रहा हूँ, ईरान और बाकी सारे मुल्क तो बीच में आ गए हैं। अहमद जी मुबशर साहब, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया जब पोलैरिटी की तरफ जा रही है तो आपको राइवलरीज ज्यादा नजर आएंगी। मैं सिर्फ वही जो टीम थी उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट था अगर आप इजाजत दें, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि दुनिया कभी भी यूनिपोलर नहीं रही। वो एक एनोमली है जो यूएस इस वक्त यूनिपोलरिटी दुनिया में आई, और कभी भी लिबरल नहीं रही। दुनिया हमेशा न्यू रियलिस्टिक रही है, जो दुनिया में ये भी पिछले 70 साल से एक एनोमली आई। इंपॉर्टेंट बात, मिडिल ईस्ट पिछले 1000 साल या 1500 सालों में कभी भी इतना फ्रेगमेंटेड नहीं, और पिछले 1000 साल में कभी भी जो यूरोप है उसमें इतनी यूनिफिकेशन नहीं आई, वो हमेशा डिवाइडेड रहे हैं। तो अब पूरी दुनिया रीसेट जो इस वक्त हो रहा है, दुनिया अपनी रियलिटीज की तरफ वापस जा रही है। मिडिल ईस्ट अपनी रियलिटी की तरफ वापस आ रहा है, यूरोप अपनी रियलिटी की तरफ वापस आ रहा है। यूरोपियन यूनियन, नेटो, ये आपको कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर आपको एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप होती हुई नजर आएगी, क्योंकि दुनिया अपनी हकीकत और रियलिटी की तरफ वापस जा रही है। और जब दुनिया अपनी रियलिटी की तरफ वापस जाएगी, जब दुनिया यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएगी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। और यही आप देख रहे हैं कि जो राइवलरीज है बिटवीन चाइना, रशिया, अमेरिका, ये पोल्स ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें आपको कभी अलायंसेस बनते नजर आएंगे, कभी टूटते नजर आएंगे, कभी चेंज होते नजर आएंगे। दुनिया अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी, रियल वे ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ वापस जाती हुई आपको नजर आएगी।
जी अब्दुल्ला साहब। जी देखिए मुबशर भाई, बात यह है कि जो अभी आपने बेडू का दिखाया है, बिल्कुल आपको याद है कि पहले भी ये बात हम कर चुके हैं। और जो आपको याद होगा कि F-35 को कैसे हिट किया गया था, वो ऑलरेडी एक मिसाइल फायर था और वो वहां मौजूद था। जब उसको बेडू ने आगे बताया कि यहाँ से किधर जा रहा है, और उसको सपोर्ट नीचे ग्राउंड के ऊपर जो थी वो लियोमिंग 1 की थी, जो चाइनीज बेहतरीन दुनिया का सबसे मोस्ट सेंसिटिव और खतरनाक किस्म का जासूसी बहरी जहाज है, जो इसी जगह पे मौजूद था। और ये 6000 किलोमीटर के अंदर तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहा था। और मजे की बात यह है कि ना सिर्फ ये देख रहा था, बल्कि उनको रिकॉर्ड करके जो न्यूरल टेक्नोलॉजी थी उसके साथ जो है AI जेनरेटेड डेटा भी ये दे रहा था। और उसमें ये बता रहा था, प्रिडिक्ट कर रहा था कि अब ये जहाज कहां कहां पहुंचेगा। और वही हुआ। फिर आपने देखा कि कैसे F-35 और F-15 जो थे वो हिट होना शुरू हुए। KC-135, A-10 थंडरबोल्ट और ये दीगर जहाज जो थे, इसी वजह से उन्होंने अपनी एयरफोर्स को के साथ एक और चीज भी है उनकी, उन्होंने F-15 के साथ एक और चीज भी हुई है। वो कुवैत की एयर डिफेंस ने हिट किया था, जो कल इंडिया ने कर दिया अपनी प्लेन को हिट। वहां पे स्पूफिंग हुई थी, उनके GPS स्पूफिंग हुई थी और वो उसको एनिमी एयरक्राफ्ट यानी उसने डिटेक्ट किया, जबकि वो फ्रेंडली फायर उन्होंने कह दिया। जो आपने अभी जो दिखाया, और बड़ी जबरदस्त ये स्लाइड्स आप दिखाते हैं माशाल्लाह, ये दे आर वेरी इंप्रेसिव एक्चुअली। और इन स्लाइड्स के अंदर देखें वही बात हो रही थी ना कि कैसे इकोनॉमिकली चाइना को चोक करना है। चाइना को, क्योंकि बुनियादी मकसद तो चाइना को राइवलरी तो उनके साथ है ना। उनको पता है कि नेक्स्ट सुपर पावर जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2030 के अंदर, वो तो चाइना होगी। इसलिए उनको ये इशू आ रहा है कि इसको कहीं इकोनॉमिकली चोक किया जाए, इसको एनर्जी को ऊपर मारा जाए। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा, जैसे अभी आपने गैस का बताया, आपने ऑयल का बताया, ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं ये चाइना को जा रहे हैं ना। चाइना है जिसकी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। और उन जगह पे अब आप देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देख लें तो आपको पता है, सी पैक को देख लें तो ये तमाम का तमाम सेंट्रल एशिया जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है, जहां उन्होंने पहले ही टैप किए हुए तमाम रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ताकि वो प्रोडक्शन लाइन में आएंगे। प्रोडक्शन लाइन चलेगी तो दुनिया के अंदर उनको जाहिर है उनका डिमांड जो है, वो सप्लाई एंड डिमांड जो है उसके अंदर एक रिदम आएगा। लेकिन इस सब को रोकना बड़ा जरूरी है और यही काम अमेरिका कर रहा है। अमेरिका इज अ रिसीडिंग पावर, वो एक ढलता हुआ सूरज है, वो चढ़ता हुआ सूरज नहीं है। और दुनिया जो है वो अब लुक वेस्ट की जगह लुक ईस्ट की तरफ जा रही है। और दुनिया को ये पता चल गया है कि वेस्ट की टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर वो कभी बहुत ज्यादा नाज करते थे, आज वो वेस्ट की टेक्नोलॉजी जो है वो मुबशर भाई कॉम्प्रोमाइज कर गई है। और दुनिया ने देख लिया कि जो आए थे हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, वो अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। और अभी जो बाबल मंदब की आपने बात की, देखें अमेरिकन वॉरशिप्स जो थे वो इतना, अभी जो USS जॉर्ज बुश जो है वो आ रहा है, अब वो किधर से पूरा अफ्रीका से घूम के ऊपर से आ रहा है। लेकिन वो उसने ये दो जगह से बहरे आमर से आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम पे वो अंडर थ्रेट है। और 2023 और 24 के अंदर बकायदा USS शिप्स को बकायदा निशाना बनाया गया था। इफ यू रिमेंबर, तो आपको ये याद होगा कि जो उनके 4 शिप्स थे, नेवल वेसल्स, जिसके अंदर एक था उनका, आपको याद है कि एक तो अब्राहम लिंकन खुद था और 3 दूसरे नेवल वॉरशिप थे, जिसको अमेरिकन ने कहा कि नहीं नुकसान कोई नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे शायद कामाकाजी ड्रोन जो थे वो उनको पड़ गए थे और वो ठीक ठाक उनको नुकसान हुआ था। अब आई एम श्योर कि ये जो अब जहाज आ रहा है जॉर्ज बुश, इसके अंदर कोई धोबी घाट नहीं मौजूद, क्योंकि यहाँ पुरसरार आगे जो है वो भड़क जाया करती हैं। मैं अब्दुल्ला अमीर साहब और अहमद हसन साहब, आप दोनों को मैंने एक बड़ी एक अफसोसनाक बात भी है लेकिन इंटरेस्टिंग बात भी है, वो मैंने आपको बतानी है बिफोर वी क्लोज। वो ये है कि इंडिया का एक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है कश्मीर के अंदर गिर के तबाह हो गया, और ये परसों की बात है। और अभी इंडियन एयरफोर्स उसको डिनाई कर रही है, लेकिन जो इतलात आ रही हैं उसकी वीडियो फुटेजेस तो आ गई हैं, वो तो सोशल मीडिया पर हर जगह पे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर से लोगों ने उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं हर जगह पे, कि उसके अंदर 100 से ज़्यादा उनके फ़ौजी थे, सवार थे। इट वॉज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और वो सारों को लेके सीधा डायरेक्ट टिकट पे अपना जहन्नुम ले गया। लेकिन ये पाकिस्तान जो कर रहा है, और आज ईरानी होके चले गए हैं,
या होपफुली इस वक्त तक जा रहे होंगे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंडिया में हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पे अब नरेंद्र मोदी, राजनाथ, अजीत देओल, अर्नब गोस्वामी, गौरव वारिया, ये जितने भी जोकर्स हैं, जीडी बख्शी, ये सारों को वहाँ पे इंटेंसिव केयर अब ले जाना पड़ेगा और इनको दिल के दौरे पड़ने वाले हैं, क्योंकि जितनी पाकिस्तान को अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, ये खुद अपनी हेट में और उसी स्टीम के अंदर ये जल रही हैं, भुन रही हैं। और अब्दुल्ला गुल, आप तो बड़े ताल्लुकात वाले आदमी हैं, आपकी बहुत बड़ी तंजीम है तहरीक नौजवान पाकिस्तान, प्लीज़ कोई बड़े तादाद में बरनौल जमा करें और नरेंद्र मोदी और अजीत देओल को भिजवाएं यहाँ से, वाघा बॉर्डर हम पार करा देते हैं। और उनको प्लीज़ बताएं, उनके पायलट्स जो रोज़ क्रैश हो रहे हैं, मैं तो रोज़ आके कह रहा हूँ कि अगर उनको सीखना है तो मेरे से आके फ्री में फ्लाइंग सीख लें, खुदा के लिए। कम से कम पाकिस्तान एयरफोर्स का इतना डर तो ना अपने दिलों में बिठाएं कि पीस टाइम में भी नॉर्मल सॉर्टी के अंदर अपने जहाज़ वो दरख्त से मार दिया जाके उसने, यानी सुई 30 MK1 दरख्त से मार दिया। मैं इस्लामाबाद में एक बड़े सीनियर रशियन डिप्लोमेट को मिला, उसको मैंने कहा भाई आपके जहाज़ों में क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों इस तरह से गिरे? तो उन्होंने कहा जहाज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जिनमें है वो उधर बैठे हैं। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।